का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है झारखंड पीटी के लिए। तो प्लीज़ आप इसे केयरफुली देखेंगे। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आज देख लेते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि एरिया क्षेत्रफल क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। मतलब लैंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का मतलब होता है किसी भी जगह को आप कहाँ हैं इसका एग्जैक्ट जो लोकेशन पता चलता है वो ग्लोब पे हमेशा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के आधार पे चलता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज आपको टिप्स देने वाली हूँ, स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करेंगे और एंड तक देखेंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को आप जितने लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही मेरे लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए बहुत सारा वीडियो बनाऊंगी। मेरी कोशिश ये है कि आपके जितने पीटी क्वालिफाई करने के लिए जितने आपको मार्क्स ज़रूरी हैं वो आपको ईजिली मेरे वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें मिल जाएं और आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगाने पड़े। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, एंड तक देखेंगे। तो ये मान लीजिए कि कुछ और बेसिक चीज़ें मैं उससे रिलेटेड बताती चलती हूँ। जब किसी लॉन्गिट्यूड की बात की जाती है, कई लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बेसिक चीज़ कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये नॉर्थ पोल माना और ये साउथ पोल माना, इन दोनों के बीच जो एक इमेजनरी लाइन है, ये वास्तविक कोई रेखा नहीं है ऐसी, ठीक है। इमेजनरी लाइन जो है वो दोनों पोल को जोड़ने वाली, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। हमेशा याद रखिए लंबा, ये लॉन्गिट्यूड का मतलब लॉन्गिट्यूड से होता है यहाँ, ठीक है। इसका काम ये है कि पूरे ग्लोब को टाइम जोन में बांटना। अब टाइम जोन क्यों ज़रूरी है, आपको पता है कि अगर इसके ठीक बीच अगर 0 डिग्री इसको मानते हैं, 0 डिग्री इसको मानते हैं, यहीं पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करती हूँ, सपोज कि ये है आपका लंदन, ठीक है। और लंदन ये है और ये ऐसे आपको मान लीजिए ये है ऐसे निकला हुआ, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है लंदन। और ये जो निकलता है शायद थोड़ा सा इधर स्पेन थोड़ा पीछे होगा, ठीक है। और ये जो आता है बिल्कुल स्ट्रेट में, ठीक है, गिनी की खाड़ी यहाँ पे मिलती है। लंदन से जितने भी लोकेशन ईस्ट में होते हैं उनको हम प्लस में लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अभी भारत का लोकेशन क्या है, +5:30, यही है ना भारत का टाइम जोन। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पे अभी 12 बज रहा है लंदन में, ग्रीनविच उसके पास एक छोटा सा जगह है लंदन के पास, यहाँ 12 बज रहा है, तो अभी भारत में कितना हो रहा होगा शाम को, यहाँ दोपहर का 12 बज रहा है तो यहाँ शाम को 5:30 हो, मतलब 5:30 का टाइम हो रहा होगा। यानी भारत आगे है, भारत कितने पे है, 82.5 पे ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये टाइम जोन इंडिया के किस भाग से जाती है, ये टाइम जोन जाती है प्रयागराज, नैनी एक जगह है इलाहाबाद के पास, वहीं से ये टाइम जोन गुजरती है। अब अगर मान लीजिए हम लेते हैं न्यूयॉर्क की बात करते हैं, यहाँ आएंगे, यहाँ आइसलैंड हो गया, ये हो गया ग्रीनलैंड जिस पे काफ़ी विवाद चल रहा है बहुत ज़्यादा अभी। इंटरनेशनल अगर रिलेशन की बात करते हैं सबसे ज़्यादा अभी यहीं पे चल रहा है प्रॉब्लम। और यहाँ पे सपोज़ कि ये यहाँ यूएस का ये पार्ट है, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो अगर हम न्यूयॉर्क की तरफ जाते हैं, ये न्यूयॉर्क कनाडा की तरफ जाते हैं, इधर हडसन बे है यहाँ पे, ठीक है। हडसन बे निकल के लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखेंगे, सडबरी खान, हडसन बे, ये जो है ये निकल के लिए बहुत फेमस है कनाडा में। तो यहाँ जब जाते हैं तो ये क्या देखते हैं, हम वेस्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। और वेस्ट साइड के जाने का मतलब होता है माइनस में जा रहे हैं। यहाँ 12 बज रहा है तो हो सकता है यहाँ सुबह के 3 बज रहा हो, 3 बज एम हो रहा हो, यानी ये पीछे की तरफ ही जाता है, ठीक है। यहाँ से 180 डिग्री पीछे जाएगा, ये 180 डिग्री आगे जाएगा, दोनों मिलके एक ग्लोब बना लेंगे। फ्लैट अगर किसी भी पेपर को मोड़ देंगे ग्लोब के साइज में तो वो कितना डिग्री बन जाता है, 360 डिग्री बन जाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक चीज़ जो आती है मैं यहाँ मेंशन करना ज़रूरी समझती हूँ, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब ये होता है, लैटिट्यूड सबसे ज़्यादा अगर ज्योग्राफी में कोई चीज़ अगर सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग कोई फैक्टर है पूरे ज्योग्राफी के अंदर तो वो है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड।
चाहे ह्यूमन सेटलमेंट हो, ह्यूमन एक्टिविटी हो, आपकी डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है पूरे ज्योग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन नहीं है। आपको पता है 70% क्या है, वाटर है, ओशन के रूप में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, ठीक है, का ये जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटोरियल लाइन ये बीच, ये इक्वेटर हो गया। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे ऐसे तो 23.5 मानते हैं, लेकिन नॉर्मली ग्रॉस में हम 30 ले लेते हैं, यहाँ 60 ले लेते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल सब पोलर। और ये क्या है, ये पोल है, ये सब पोलर हो गया, सब ट्रॉपिकल, ये पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैंने बोला लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी भी देश की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी। वेदर की बात नहीं कर रही हूँ, वेदर और क्लाइमेट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। क्लाइमेट जो किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का स्पेसिफिक, किसी या फिर किसी टोपोग्राफी का जो क्लाइमेट निकाला जाता है, वो 30 ईयर्स, एटलीस्ट 30 ईयर्स का एक पीरियड लिया जाता है। उसमें सारी चीज़ें, इवेंट्स को देख के एक क्लाइमेटिक उसकी कंडीशन निकाली जाती है, जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं। वेदर क्या है ना, ये शॉर्ट टर्म है, ये बदलता रहता है। ठीक है, तो क्लाइमेट जो है किसी भी देश की जो क्लाइमेटिक कंडीशन बताती है वो बताती है लैटिट्यूड। इसकी मैं पूरी क्लाइमेटोलॉजी की मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगी। ठीक है, ज्योग्राफी का एक मैं सेक्शन शुरू करने जा रही हूँ कुछ दिनों में। ठीक है, अभी मैं यूपीएससी का भी शुरू करने वाली हूँ, कल से मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करूँगी, कुछ डिटेल में लूँगी, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशली मैं इन्वायरमेंट सेक्शन से ज़्यादा लूँगी, क्योंकि इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आज के टाइम पर आप यूपीएससी में देखेंगे तो सबसे जो ज़्यादा, एक तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट से। और ज्योग्राफी को बिना समझे इन्वायरमेंट को समझना इम्पॉसिबल है, नहीं समझ सकते आप। इसलिए मैं बार बार ज्योग्राफी पे भी फोकस सबसे ज़्यादा करती हूँ। ठीक है, तो जैसे आप किसी भी देश के लैटिट्यूड को लेंगे तो वो पता चलेगा कि वो कितने डिग्री, कहाँ पे वो उसकी अवस्थिति है, कहाँ लोकेशन है, और उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा, किस क्लाइमेटिक जोन में वो फॉल करेगा। एक क्लासिफिकेशन होता है, जैसे ट्रिवार्था का है, थॉर्नथवेट का है, कोपेन का है, इनका सबका अलग अलग बहुत कॉम्प्लेक्स इनकी क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ ये जो जोन है, एक सब चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ये जो जोन है, ये 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक डोल्ड्रम की स्थिति होती है। मैं पूरे क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ट्रेड विंड, जितने विंड्स हैं, लोकल विंड्स, ग्लोबल विंड्स, सारे पैटर्न विंड्स के पढ़ाऊंगी, उसके बाद पूरी चीज़ें बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि यहाँ भी जो है ना एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, इसलिए फॉरेस्ट होता है। अब समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। ये रहा ओशन, ओशन का रीजन है। यहाँ क्या होता है कि हर दिन आपको पता है कि इसके ठीक ऊपर सन की स्थिति होती है पूरे साल। ठीक है, अब पूरे साल होने से क्या होता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा ओशन ही, अगर पूरे देखें, हालांकि बीच में ज़्यादा ओशन का ही पार्ट ज़्यादा है, पैसिफिक तो इतना बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हीट मिलता है, पानी भी गर्म होता है, और यहाँ से क्या शुरू होता है, यहाँ से इवेपोरेशन की क्रिया शुरू होती है, वाष्पीकरण शुरू होता है। वाष्पीकरण से क्या होता है कि ये वाष्प धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग कमज़ोर होती है, टेम्परेचर जब भी राइज होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग कमज़ोर होती है, और वो क्या कहता है, धीरे धीरे फैलने की टेंडेंसी हो जाती है। और जब कोई चीज़ हल्की होती है या फैलने की टेंडेंसी, तो जनरली वो ऊपर की ओर उठती है। जैसे ये ऊपर की ओर उठता है तो दूसरा चीज़ जो काम करता है वो होता है एल्टीट्यूड, मतलब इसकी ऊँचाई। जैसे ये ऊपर जाएगा, होगा क्या, इसका टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम, और यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन, संघनन, मतलब जितने भी विंड्स हैं आपस में कम टेम्परेचर के कारण पूरे फिर से जुड़ने लगते हैं। और जुड़ने लगते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। अगर ये इस क्लाइमेटिक रीजन में है 0 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पे क्या होगा, संघनन होने के बाद जब इतना हेवी हो जाता है ये पूरा एयर आपस में मिलके कि अपने वेट को होल्ड नहीं कर सकता, अपने वेट को, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे बारिश के रूप में नीचे चला आता है। ये वेट होल्ड नहीं करने के कारण होता है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन।
तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर यही रन ऑफ होके फिर यही बारिश का पानी अंडरग्राउंड जाता है, यहाँ पे भी रन ऑफ होके आता है, तो इसको वाटर साइकिल कहते हैं। ये मैं पूरी पढ़ाऊँगी आपको, ठीक है। बायोजोग्राफी में जब मैं पढ़ाऊँ, क्लाइमेटोलॉजी में भी है, वैसे बायोजोग्राफी में इसको ठीक से समझना होगा, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई। अगर सपोज कि एक जैसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपीएससी, हाँ पूछा जाता है जनरली, मान लीजिए कि आप अभी क्या है कि आप अभी शिमला में हैं। शिमला में अभी क्या हो रहा है, शिमला की जैसे ऊंचाई है करीब 21 के पास है, 2200 मीटर है, ठीक है, 2 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। और अगर हम नॉर्थ यहाँ अन्नाई मुड्डी पे जाते हैं, नॉर्थ में जब जाते हैं अन्नाई मुड्डी, यहाँ साउथ, यहाँ पे ये केरल हो गया, ठीक है। यहाँ अन्नाई मुड्डी, दिस इज कॉल्ड अन्नाई मुड्डी। यहाँ पे जब जाते हैं तो इसका है 2695 पड़े, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है इसकी। लेकिन यहीं कभी बर्फ़ तो नहीं जमता यहाँ पे? कभी आपने सुना है कि यहाँ पे कभी भी ऐसी हुई है, बर्फबारी हुई है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दो चीज़ें मैटर करता है। जैसे आप शिमला क्या है, शिमला का जो लैटिट्यूड है वो क्या है, यहाँ 29 के पास होगा अप्रॉक्स, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही, 29 के पास होगा नॉर्थ में, ठीक है। और इसका कितना होगा, यहाँ 9 के पास होगा, यही होगा, 8.4 से यहाँ शुरू होता है, 9 या फिर 10 के पास होगा, ठीक है, इतना ही होगा। तो यहाँ चूँकि हमेशा सनलाइट सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ टेम्परेचर हाइट पे भी जाने पे फॉल नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी यहाँ बर्फ़ नहीं हो सकता, और हमेशा इधर ही होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, ये बात अलग है कि आप 7000 8000 फीट पे मीटर, वहाँ 7000 किलोमीटर वैसा कोई जगह नहीं है माउंट एवरेस्ट के अलावा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी, इसलिए हमेशा जब भी पढ़ेंगे लैटिट्यूड को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लैटिट्यूड के बिना आपको और क्लाइमेटोलॉजी के बिना ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजी दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक रफली फिगर लगा लेते हैं, मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम झारखंड के एरिया की बात करते हैं। तो एरिया वाइज जो झारखंड है वो क्या है, 79716 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक हमने देख लिया। अब आते हैं, सबसे पहले हम एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मुझे जो लगता है डिस्ट्रिक्ट को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी जगह की पीटी क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए प्लीज़ इसको केयरफुली, हो सकता है वीडियो बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप इसे ठीक से समझ लेंगे। मैं एग्जैक्ट फिगर इसका मैप ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन जितनी भी कोशिश करती हूँ ठीक ठाक कर लूँ। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। और दूसरी गलती ये होगी कि हो सकता है किसी का, अभी मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो जगह है, ये कौन सा जगह है, सिमडेगा। कभी देख के ना पढ़े, हमेशा मैप पे पढ़ने की कोशिश करें। ये जो जगह है, ये कौन सी जगह है, ये जगह है वेस्ट सिंहभूम। ये जो जगह है, ये कौन सी जगह है, ये आपको पता होगा, गुमला किस लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक तो यहाँ हनुमान जी का कोई फेमस मंदिर है, दूसरा गुमला से बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स, विमेंस हॉकी प्लेयर्स सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सिमडेगा और गुमला से आते हैं। तो ये दोनों वैसे भी जब आपको स्पोर्ट्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को याद कीजिए। आप आइसोलेटेड फॉर्म में जो याद करते हैं, फिर कहते हैं पीटी में बहुत नहीं, पीटी बहुत ईजी है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ पीटी बहुत ईजी है, सिर्फ उसको, ये कौन सी जगह हो गई, खूंटी हो गई, ठीक है। और ये हमारा रांची हो गया, जो कि झारखंड का कैपिटल है। इसको थोड़ा ऐसे कट के, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसको ये देखते हैं, ये कौन सा हो गया, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम। अब चलते चलते थोड़ी सी एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ ये मैंने थोड़ा सा मैप तो गलत कर दिया, ये आदत मेरी थोड़ी सी पुरानी है, मैप हमेशा मेरे से थोड़ा गलत हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते रहती हूँ, ठीक है। सपोज ऐसे यहाँ पे है रामगढ़, ठीक है। और रामगढ़ के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये सबसे छोटा एरिया वाइज ज़िला है, सबसे छोटा। तो थोड़ा सा लिख देंगे यहाँ पे, सबसे छोटा।
और ये सबसे बड़ा है। तो इस पे प्लस प्लस का साइन दे सकते हैं, पता चले कि बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो जगह है छोटा सा एक और है लोहरदगा। ठीक है, इसके बाद ये आ गया लातेहार। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गढ़वा। गढ़वा इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सोन नदी, सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट से सोन नदी गुजरती है। और यहाँ से कौन सी, यहाँ पे सोन नदी गुजरती है और यहाँ से कौन सी नदी मिलती है? यहाँ से जो एक नदी जाती है, बताएंगे मुझे, यहाँ से जाती है, कल के मैंने वीडियो में बताया था, यहाँ से जाती है नॉर्थ कोयल रिवर, जिसकी एक है औरंगा और दूसरी अमानत, 225 किलोमीटर्स के बाद जाती है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं, ये जो है डिस्ट्रिक्ट है पलामू। पलामू क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो पलामू में एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सबसे पहले पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि इंडिया का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। और ये टाइगर रिजर्व कब, ऐसे ही याद करना है। ठीक है, कल का आपने देखा होगा मेरे वीडियो, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। 1973 टू 74। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व। और पलामू एक और चीज़ के लिए फेमस है, ऐसे करते जाइए। ये लू सिर्फ यहीं पे, पूरे जितने जगह है सिर्फ इसमें जून के महीने में लू यहाँ चलती है पूरे झारखंड में। तो पलामू इसके लिए भी एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद ये जो जगह है, पलामू यहाँ लिया, ये चतरा लिया। चतरा का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। उसके बाद हमने ये जो जगह ले लिया, ये ले लिया हजारीबाग। जब आप पढ़ेंगे जितने टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, या अगर जब से लिटरेसी की बात होगी, जितने इंस्टीट्यूट हैं, वो सबसे ज़्यादा जहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हजारीबाग से आते हैं। तो हजारीबाग के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन्हें बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। उसके बाद आता है ये जो जगह, कौन सा आता है आप बता सकते हैं? ये जो जगह आता है इसको हम कहते हैं कोडरमा। कोडरमा बहुत फेमस, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया था जब आपको फर्स्ट डे जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, उसमें बताया था कि जो नॉन मेटलिक रेंज है ये यहीं से गुजरता है। ठीक है, ये हजारीबाग से, यहाँ सॉरी रांची के पास हजारीबाग से गुजरता हुआ मुंगेर जाता है, नॉन मेटलिक रेंज। ठीक है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा माइका पाया जाता है पूरे झारखंड का। कौन से जगह पे? कोडरमा। कोडरमा में एक और दूसरी चीज़ बताती हूँ। कोडरमा में ये यहाँ से हजारीबाग से एक रिवर निकलती है जिसको हम बढ़ाकर कहते हैं, जो जाके वेस्ट बंगाल में किससे मिलती है? दामोदर से मिलती है। ये भी दामोदर से मिलती है। और इस पे 2 डैम है डीवीसी के अंतर्गत, दामोदर जो कॉरपोरेशन है उसके अंतर्गत 2 डैम है। एक तिलैया डैम, तिलैया बहुत इंपॉर्टेंट डैम है बराकर नदी पे, जिसको जो कोडरमा ज़िले में है। दूसरा यहाँ पे मैथन डैम है जो उसके बराकर पे है। तो दोनों यहाँ की रिवर है बराकर पे, 2 चीज़ें ऐसे ही याद करते हैं। उसके बाद आते हैं, उसके बाद ये जो जगह आता है गिरिडीह आता है। ठीक है, गिरिडीह क्यों इम्पोर्टेंट है? गिरिडीह में क्योंकि पारसनाथ की पहाड़ी है, इसलिए गिरिडीह इम्पोर्टेंट है। यहाँ ग्रेनाइट की चट्टान है, इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ, इसलिए इसको समझ लेंगे। उसके बाद जाते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं, ये जो जगह है बोकारो स्टील सिटी है। ठीक है, यहाँ पे बोकारो एक डैम भी है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। ये आता है आपको देवघर। अब सबसे पहले बोकारो के बाद जब चलते हैं तो ये आता है धनबाद आ गया। ठीक है, उस धनबाद के बाद जो आ गया जामताड़ा आ गया। ठीक है, जामताड़ा मूवीज़ में बहुत आपको ये वर्ड सुनने को मिलता होगा, लेकिन उसके लिए समझने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, वो कुछ भी दिखाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो जानने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना है, ये आपको देवघर हो गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है पीटी के लिए। ये है आपको दुमका। दुमका दूसरी राजधानी भी है झारखंड की, और दुमका ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, हालांकि 2 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी एक डिस्ट्रिक्ट तो मैं आपको बता दूं, एक डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज और दूसरा दुमका। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है वो वेस्ट बंगाल से और बिहार से, दोनों से लगती है। ठीक है, तो जानने की कोशिश करेंगे। ये जो जगह है, तो दोनों जगह से ये इसकी राजधानी, दूसरी राजधानी है, पहली राजधानी है रांची और दूसरी राजधानी है ये। जामताड़ा के बारे में ऐसे ही थोड़े सा देखिए, ऐसी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए। कई वेब सीरीज में मैंने नाम सुना है, बहुत डिटेल में मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, इसलिए याद कराने के पर्सपेक्टिव से मैंने बोला। ठीक है,
अब आते हैं दूसरी बात, यहाँ पे देखते हैं पाकुर क्या है। ये है गोड्डा, ये है पाकुर। ये जो क्षेत्र है ध्यान रखेंगे गोड्डा और पाकुर का, ये कौन सा क्षेत्र है आपको याद होना चाहिए। मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये क्षेत्र है लावा का क्षेत्र है, राजमहल का लावा इरप्शन का क्षेत्र है। और ये किस किस एरा में हुआ, जुरासिक काल में। ध्यान रखेंगे, ऐसी ही चीज़ों को आपका माइंड भी बहुत शार्प होगा और चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए। ये नहीं कि फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा, अगर मैं रिवर पढ़ रही हूँ मान लीजिए तो रिवर ही मुझे पढ़ना ही नहीं, रिवर पे डैम है उसके साथ पढ़ लिया, उसके साथ वाटरफॉल पढ़ लिया, ठीक है, उसके साथ और भी चीज़ें अगर उसके आर पार की अगर अगल बगल की आती हैं तो हमने वो भी देख लिया। अब यहाँ आते हैं पाकुर, ठीक है। ये रहा साहेबगंज, पहले देख लेते हैं। साहेबगंज की खासियत ये है, यहाँ की से गंगा रिवर निकलती है, बस ये ध्यान रखेंगे। और साहेबगंज में एक अडानी का थर्मल पावर प्लांट भी लगा है, जिसकी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बांग्लादेश को जाती है, ठीक है। तो ये वैसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है, पावर प्लांट की बात है। ये हो गया पाकुर। पाकुर किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकुर की लिटरेसी रेट सबसे कम है। मान लीजिए अब मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बनाती हूँ चीज़ों को, बस थोड़ा आपको याद कराने के लिए, और कोई मेरा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर मैंने सपोज कि पाकुर ये है, पाकुर ये है, ठीक है, ऐसे पाकुर। अब पाकुर को मेरे को याद करना है, तो पाकुर को मैं कैसे याद करूँगी। पाकुर को मैंने बना दिया, एक बुक बना दिया, ठीक है। पाकुर को मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बुक बना दिया और मैंने यहाँ डिक्लाइन कर दिया, मतलब कम लिटरेसी। ये तो आपको समझ में आएगा, सबसे कम लिटरेसी यहीं पे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा तो शायद रांची में ही है। तो अब रांची को बनाना है, रांची है या जमशेदपुर है। तो अगर इसको सपोज़ कि मेरे को रांची को यहाँ दिखाना है तो मैं वही काम करूँगी, ठीक है। ये दिखाया और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हो गया, काम ख़त्म हो गया। आपको ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि उसको एकदम रटे जा रहे हैं पूरी चीज़ों को, नहीं। अब आते हैं कुछ और समझने की, थोड़ी सी और कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट की, जो स्ट्रेटेजी की बात करती हैं आज की मैं आपको बहुत स्ट्रेटेजी जो आपका टाइम सेविंग और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपको पीटी क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेगा। मेंस के लिए भी यूज़फुल है, लेकिन पीटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि जिस एरिया मैंने बता दिया, ठीक है, उसके बाद दो चीज़ें होती है, किसी भी चीज़ के पूछा जाता है क्वेश्चन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। वो कहाँ उसका लैटिट्यूड कितना है, किसी भी स्टेट का हो, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड डिस्ट्रिक्ट का तो कभी पूछा नहीं जाएगा। तो जनरली क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर यह 83 डिग्री और 20 मिनट यही है, ठीक है। 83 डिग्री 20 मिनट से कितना हो जाता है आपका 87, जिसको डिग्री कहते हैं, ठीक है। और 87 58 मिनट, 58 मिनट, इसको मिनट कहते हैं। ईस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है, ईस्ट में सिचुएटेड है। तो ये ईस्ट की जैसे ही हम बात करते हैं ईस्ट या वेस्ट की, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ये करते हैं, हमारी यही हमेशा रणनीति होती है। और अगर दूसरी चीज़ जो हम करते हैं, दूसरी जो बात होती है, उसके बाद हम क्या बात करते हैं, 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ, और उसके बाद होता है 25 डिग्री होता है। और उसके बाद क्या करते हैं कि 20 ये मिनट होता है, फिर नॉर्थ, ये दोनों नॉर्थ में है। अब आते हैं इसका शॉर्टकट तरीका, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरा जो तरीका है, सबसे पहले एक दो स्ट्रेट लाइन में खींच लेती हूँ, ठीक है। इसको मान लिया कि मैं पूरा मेरा झारखंड है, पूरा झारखंड है। अब मैं करती क्या हूँ, ये मेरा ईस्ट है, यही लाइन हो गई ना ईस्ट वाली, सॉरी ये वाली, ठीक है, ये वाली ईस्ट की हो गई, ये नॉर्थ की हो गई, यही लाइन है मेरी। अब ईस्ट के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले ईस्ट लिखने के लिए मेरा सबसे पहले जो तरीका होगा उसको मैं क्या करूँगी, देखिए ये 83 हो गया। अब 83 का मतलब मैं यहाँ लिखूँगी 83, ओनली 83। मैं डिग्री के पीछे, डिग्री के बाद जाऊँगी ही नहीं,
मुझे जानना ही नहीं है डिग्री, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी पीटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि डिग्री के बाद भी 20 लिखा है, क्या लिखा है। नहीं जी, मुझे नहीं जानना, मुझे सिर्फ इतना जानना है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे चली जाऊँगी 87, 83 टू 87। उसके बाद का आपको डिजिट पूछता भी नहीं है। कभी हो सकता है किसी और एग्ज़ाम में पूछ दे, एसएससी वगैरह में पूछ दे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं 25। सिर्फ मेरा काम है यहाँ पे, सॉरी 21 यहाँ पे लिखना काम है, और यहाँ पे 25। क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि जब आप डिग्री के बाद जाते हैं मिनट्स में, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। कभी कभी कन्फ्यूज इंसान हो जाता है, इतने सारे एग्ज़ाम के समय में प्रेशर होता है, इतने डेटाज, इतने सारे कॉन्सेप्ट, तो हमेशा इतने पे ही रह जाइए। आपको बहुत बड़ा डेटा, मान लीजिए कि एरिया की बात करते हैं, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये ईस्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगी, ऐसे लिख दूँगी, इसको ऐसे लिख दूँगी, बात खत्म। एरिया को मैं यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। लेकिन एरिया में भी एक ट्विस्ट है, हो सकता है कि इतना ना पूछा जाए, ज़रूरी नहीं है एरिया में, वैसे ज़रूरी नहीं। तो आप 79 याद रखेंगे, बात खत्म हो गई आपकी। उतना नहीं जाने की, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे वो पढ़ने, डेटाज पढ़ने पड़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के अलावा आपको बजट पढ़ना, बहुत सारे डेटाज होंगे। ठीक है, इकोनॉमी के डेटाज होंगे। आप क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद वाली भी बहुत सारी चीज़ें आप याद कर लेते हैं। क्या ज़रूरत है, मान लीजिए कि कहीं की लिटरेसी रेट 79.41% है। ठीक है, 79.41%। आप क्या है कि 79.41 मेंस में आपको नहीं लिखना है, ये पीटी में आपको करना है, एलिमिनेट करने का प्रोसेस है, पीटी एलिमिनेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या आप 79.41% याद रखते हैं, नहीं रखना है आपको। 79 याद करके बस हो गया, आपको यहाँ जाना ही नहीं है। हो सकता है इस चक्कर में क्या होगा कि आपका 74.9 हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए इस चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है, बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाइए। ठीक है, 79 कर दिया, यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया। अब आगे हमें नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है। ठीक है, दूसरी ये कि दूसरा कि जब अगर आप कहते हैं, एक डाउट हो सकता है कि मेंस में क्या करेंगे, आपको 79 लिखना एग्जैक्ट, उसके बाद का आपको फिगर याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है, और वहाँ एरर का कोई चांस नहीं होता कि आप कुछ कर लें। तो यहाँ आपको क्या करना है, 79 पॉइंट मान लीजिए 2 है, एग्जैक्ट 79 तो होना बड़ा मुश्किल है, तो 79.2 है किसी जगह की, कुछ भी एक डेटा है, कोई भी बजट है, चाहे लिटरेसी रेट है, मैं लिख दूंगी अप्रॉक्स 79, 80%। सॉरी, इतना काम करके आप स्मार्टली काम चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डेटाज को हर उसके जितने पॉइंट्स है सबको आप याद कर लें, वहाँ फंसने की ज़रूरत नहीं है। और इसका ये काम है, बस ऐसे ऐसे किया, दोनों तरफ का बना दिया, बिल्कुल ऐसे बना दिया, एरिया को यहाँ लिख दिया। ठीक है, हो गया आपका। बहुत ज़्यादा आपको अगर कुछ करना है सपोज, ठीक है, तो एक और काम कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा पूछा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे वेस्ट सिंहभूम का सबसे ज़्यादा सब एरिया बड़ा है और रामगढ़ का छोटा है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको एक तो डेटा अगर पता है, सपोज एक डेटा पता है, जैसे वेस्ट सिंहभूम का आपको पता है, तो आपने ऐसे किया, ठीक है, उसके सामने आपने रामगढ़ लिख दिया और ऐसे कर दिया, आपके पास एक डेटा हो गया, क्योंकि एक डेटा तो आपके पास है ऑलरेडी, ये भी हो गया। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है उसके बाद भी पूछा जाता है कि उसके बाद कौन से, तो 2 से 3 याद कर लीजिएगा, जैसे लिटरेसी वाइज याद कर लीजिएगा, एरिया वाइज याद कर लीजिएगा, ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज, ये तीनों का 3 याद कीजिएगा। ठीक है, चौथा का ज़रूरत नहीं है, 3 डिस्ट्रिक्ट याद करके रखेंगे, 24 डिस्ट्रिक्ट में से 3 डिस्ट्रिक्ट को याद करके रख लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत काम की होती है, छोटी छोटी चीज़ें। और मैं आपको कल से शुरू कराने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे वीडियोस को देखिए। उसके बाद मैं टेलीग्राम पे भी बहुत जल्दी एक ग्रुप बनाने वाली हूँ, तो वहाँ भी आप जुड़िए जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, इसके बाद जैसे ही मैं कल से अब यूपीएससी के लिए बनाना शुरू करेंगी, ठीक है, मैं करंट से भी क्वेश्चन लूँगी, ट्रेडिशनल भी क्वेश्चन लूँगी, या फिर ये कह सकते हैं कि पीजीएस से भी क्वेश्चन लूँगी। ठीक है, और मैं यूपीएससी के लिए भी इतने ही क्वेश्चन को शुरू
करूँगी कल से। और दूसरी बात कि मैं सबसे पहले जो यूपीएससी वाले उनके लिए अलग से भी मैं कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे मैं क्लाइमेटोलॉजी शुरू करूँगी, ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन, लेकिन सबसे पहले ज़्यादा जो ज़रूरी है उसके इन्वामेंटल साइंस, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन में आपने देखा होगा इन्वामेंटल साइंस से और करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी और बिना ज्योग्राफी समझे इन्वायरमेंटल साइंस समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, सही थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मैं आपको स्पेशली सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी से कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ों को, जैसे सोशल ज्योग्राफी में जो जियोमॉर्फोलॉजी उससे कुछ चीज़ें बता दूंगी वहाँ से। ये जियोमॉर्फोलॉजी का जो होगा ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोपोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।